हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूजीसी नेट क्लास में स्वागत है आप सभी का। एजुकेशनल स्टडीज यूनिट 1 पेपर 2 आज की लेक्चर 5 है। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और दर्शन के संबंध में कुछ विचार। देखिए, स्पेंसर ने कहते हैं, स्पेंसर महोदय कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। वास्तविक दर्शन ही कर सकता है ना, ही कर सकता है। कोटेशन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, किसने दिया? तो स्पेंसर महोदय ने दिए। ठीक है। दूसरा है एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। क्रियाशील पक्ष है। ठीक है। यही दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पहलू है। शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, किसने दिया? एडम्स। तीसरा है रॉस क्या कहते हैं? कहते हैं कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। है ना? किसने कहा? रॉस ने कहा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रॉस का महोदय का कहना है कि दर्शन तथा शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये रॉस महोदय ने कहे। ठीक है। हर्बर्ट कहते हैं, चौथा है हर्बर्ट कहते हैं कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं का दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाए, भारी रूप नहीं दिया व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता है। व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता, है ना? ये हर्बर्ट महोदय ने दिए थे। दर्शन
और शिक्षा के संबंध में कुछ विचार थे, ये डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है ना। अब आगे बात करते हैं। अब आगे की बात है कि दर्शन जो है एक सैद्धांतिक पहलू है। सैद्धांतिक पहलू है। दर्शन क्या है? सैद्धांतिक पहलू। और शिक्षा जो है गतिशील व व्यवहारिक है। व्यवहारिक पहलू है ना। कह रहे हैं कि दर्शन जो है सैद्धांतिक पहलू और शिक्षा गतिशील व व्यवहारिक पहलू है। ठीक है। अब दूसरा बात है कि शिक्षा और दर्शन के सरोकार व क्षेत्र। शिक्षा दर्शन के सरोकार व क्षेत्र है ना। सरकार व क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे सरकार व क्षेत्र। सरकार में बात करते हैं सरोकार की बात करेंगे, इसको इंग्लिश में कंसर्न है ना। चलिए, शिक्षा जो दर्शन है सभी पहलुओं पर विचार करता है ना। शिक्षा दर्शन जो है सभी पहलू पर विचार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं, इसमें कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना। दूसरी बात आई कि जो उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्या पाठ्यक्रम हो, है ना, या बनाया जाए, है ना। तीसरा बात करते हैं इसकी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी पढ़ाने के लिए शिक्षा देने की विधि क्या हो, यानी शिक्षा की विधि क्या हो। ये सब बातों की आई सरकार में, है कि नहीं। अब अपन बात आगे की ओर करेंगे। अब अपन आगे की ओर बात करते हैं। थेल्स जो है ये पश्चिमी दर्शन के जन्मदाता, पश्चिम दर्शन का जन्म दाता माने जाते थे। पश्चिमी दर्शन के जन्मदाता इन्होंने जो है थेल्स ने वैज्ञानिक पद्धति अपनाए। कौन सा पद्धति अपनाए? वैज्ञानिक पद्धति अपनाए। थेल्स महोदय जो थे पश्चिमी दर्शन का जन्मदाता माने जाते थे और इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई। ठीक है। अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु
उच्च कोटि के दार्शनिक, है ना, उच्च कोटि के दार्शनिक माने जाते हैं, उच्च कोटि के दार्शनिक माने जाते थे, क्योंकि अरस्तु को विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक या जन्मदाता माने जाते थे, है ना। अरस्तु को उच्च कोटि का दार्शनिक और विज्ञान के जनक माने जाते थे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे क्षेत्र, क्षेत्र, है ना, क्षेत्र, स्कोप, स्कोप की बात करते हैं। स्कोप कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है शिक्षा संबंधित समस्त तत्वों एवं समस्याओं, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण की विधियां हो गई, शिक्षक हो गए, शिक्षालय संगठन हो गया, साथ में अनुशासन हो गया, ये इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। इनका एक क्षेत्र हो गया, है कि नहीं। अब शिक्षा दर्शन, इन क्षेत्रों में शिक्षा दर्शन के कुछ हम भूमिका के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे शिक्षा दर्शन की भूमिका, शिक्षा दर्शन की भूमिका, शिक्षा दर्शन की भूमिका में पहला पॉइंट आता है उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण, निर्धारण, है ना, उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों के निर्धारण में क्या है कि जो शिक्षा की वह प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो बात आती है, हमारे सामने जो पहले बात आती है उसी को हम उद्देश्य को निर्धारण कहते हैं। दूसरा फैक्ट है पाठ्यक्रम, है ना, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम अगर नहीं रहेगा तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करना या फिर सफल बनाना भी आवश्यक होता है ना। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि सफल हो, बच्चा समझ सके, है ना, उस पाठ्यक्रम से वह अपने जीवन यापन में उसको लागू भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, है ना। इसमें शिक्षा दर्शन की भूमिका में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का भी होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है शिक्षालय संगठन, शिक्षालय संगठन, शिक्षालय संगठन और अनुशासन, अनुशासन ये होना आवश्यक है कि नहीं, क्योंकि शिक्षालय में संगठन नहीं होगा, है ना, तो फिर वो दिक्कत होगा। अनुशासन भी कैसी होनी चाहिए, उस व्यवस्था से बनाना होना आवश्यक है। अब आगे बात करेंगे शिक्षा के लिए शिक्षा दर्शन की उपादेयता। ठीक, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए शिक्षा दर्शन की उपादेयता देता, इसमें है कि शिक्षा के लिए शिक्षा दर्शन की क्या उपादेयता है, ये कुछ विद्वानों के विचार है। तो पहले विद्वान जो थे जॉन डीवी, जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा दर्शन बने बनाए, यानी शिक्षा दर्शन
बने बनाए या बने बनाए विचारों को व्यवहार की एक व्यवस्था पर लागू करना ही नहीं है, बल्कि जिसमें पूर्णतः भिन्न उद्गम और प्रयोजन होते हैं। ठीक है, ये कहा जॉन डीवी महोदय ने कहे कि शिक्षा दर्शन जो है बने बनाए विचारों को व्यवहार की एक व्यवस्था पर लागू करना ही नहीं है, लेकिन उसमें पूर्णतः जो है भिन्न उद्गम होना चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए। किस उद्यम से बनाना है, किस प्रयोजन से बनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि केवल एक सच्चा दार्शनिक ही शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप दे सकता है। केवल एक सच्चा दार्शनिक जो है शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। व्यवहारिक रूप जैसे देखिए, जैसे कि वह विद्यार्थी से कैसे व्यवहार करता है और उनसे अपनी बात कैसे समझाता है ना, इस बात पर निर्भर होता है या निर्भर करता है कि शिक्षार्थी जो है उसके लिए क्या है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक सच्चा दार्शनिक ही शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। अब अपन आगे बात करेंगे। अब आगे की बात है बर्ट्रैंड रसल, है ना, बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, बर्ट्रैंड रसल महोदय कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाना चाहिए, है कि नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए किया जाना चाहिए। स्वयं प्रश्न की बात किया जाए, देखिए
क्योंकि ये प्रश्न संभावनाओं की हमारी अवधारणा को व्यापक बनाता है, हमारी बौद्धिक कल्पना को समृद्ध बनावेगा, हठवादी सुनिश्चितता को कम करेगा, कल्पना के विरुद्ध मस्तिष्क को बंद कर देती है, बल्कि सर्वोपरि लेकिन क्योंकि विश्व की महानता जिस पर दर्शन विचार करता है मस्तिष्क को भी महान और विश्व को एकीकरण के योग बना देती है, यानी इसीलिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब दर्शन सैद्धांतिक पक्ष तो हम पढ़ लिए, व्यवहारिक भी पढ़ लिए हैं कि नहीं। अब कि शिक्षा दर्शन का महत्व जो होता है शिक्षक के लिए किन कारणों से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन का महत्व, शिक्षा दर्शन का महत्व शिक्षक के लिए किन कारणों से है। पहला क्या है, देखिए, शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल करना। शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल करना। दूसरा है शिक्षा का पथ प्रदर्शन। शिक्षा का पथ प्रदर्शन। तीसरा है शिक्षा प्रक्रिया की स्पष्टता। शिक्षा प्रक्रिया की अस्पष्टता। और चौथा है शैक्षणिक प्रश्न, जीवन दर्शन से संबंधित। पांचवा है शिक्षा में प्रयोग के लिए अवसर। शिक्षा में प्रयोग के लिए अवसर। और छठा है शिक्षा और दर्शन अन्योन्याश्रित। शिक्षा और दर्शन अन्योन्याश्रित। ठीक। और सातवां है शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण। और आठवां है शिक्षा के सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य, फिर पाठ्यक्रम, ये बात। और नौवां है शिक्षण विधियों का निर्माण। शिक्षण विधियों का निर्माण। और 10वां है अनुशासन है कि नहीं, अनुशासन। ठीक है। तो ये सब शिक्षा दर्शन के महत्व जो है शिक्षक के लिए किन कारणों से होता है, तो ये 10 कारणों से होता है महत्व उनका। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा के दार्शनिक आधार में दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। पहला है दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। दूसरा है दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य। तीसरा है दर्शन और शिक्षा की पाठचर्या। पाठ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाठचर्या। चौथा है दर्शन और शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण विधियाँ। और पांचवा है अनुशासन। दर्शन और अनुशासन। ठीक है। और छठा है अनुशासन के बाद शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है। और सातवां है दर्शन और विद्यालय। दर्शन और विद्यालय। अब यहाँ पे देखते हैं, बारी बारी से समझ लेते हैं। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव क्या है? दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय है ना। इसमें कहा कि दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है, इसलिए शिक्षा और दर्शन का संप्रत्यय होना आवश्यक है। दूसरा है कि दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य में क्या है? इसलिए कि दर्शन का सर्वप्रथम जो भाग होता है, प्रथम पाठ तत्वमीमांसा से है, और इसमें सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है। इसलिए हम दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहा गया है। तीसरा है कि दर्शन और शिक्षा की पाठचर्या। परिचर्या में क्या है? परिचर्या तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की साधन होती है, क्योंकि शिक्षा को उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए एक साधन होना आवश्यक है, तभी तो हम प्राप्त करेंगे शिक्षा। ठीक है। तीसरी है शिक्षण विधियाँ। जब पाठचर्या हो गया तो कौन सी विधि लागू करेंगे। और पांचवा है अनुशासन। अनुशासन तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। शिक्षण और शिक्षार्थी, क्योंकि शिक्षक देखिए, मनुष्य का जो है दर्शन की तत्व मीमांसा में मनुष्य के स्वरूप और आचार मीमांसा में उसके करणीय और अकरणीय कर्मों को विशद व्याख्या की जाती है ना, विस्तृत है ना। इसलिए दर्शन के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी का होना आवश्यक। दर्शन और विद्यालय, क्योंकि दर्शन का मतलब अब विद्यालय में क्या है? सभी दार्शनिक मनुष्य के लिए आचार संहिता तैयार करता है कि नहीं। इसके लिए शिक्षा का विधान करता है, यानी शिक्षा कहाँ दिया जाए, इस पर कैसे दिया जाए, इस पर विचार किया जाता है। तो विद्यालय ही तो है, यहाँ पे हम शिक्षा दिया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। ठीक है। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव क्या है जान लेते हैं। शिक्षा, पहला पॉइंट है, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा जो है
दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। दूसरा बात करते हैं, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। बाद में चर्चा करते हैं, पहले लिख लेते हैं। जीवन जीवित रखती है। और तीसरा पॉइंट है, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। और चौथा है, शिक्षा जो है दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। ठीक है, देखिए, शिक्षा दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला कैसे है? शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं, इसलिए आधारशिला है। उसी के द्वारा हम विचार करना सीखते हैं, है कि नहीं? अशिक्षित व्यक्ति है, तो अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय के विकास की आशा नहीं की जा सकती है ना? क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो है वो शिक्षा जो व्यक्ति से है, अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन क्या है, वैसे से हम विकास की आशा नहीं कर जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा जो है से दर्शन के निर्माण में आधारशिला माना गया। दूसरा पॉइंट है, दर्शन को जीवित रखती है। दर्शन शिक्षा जो है, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। माने कोई भी समाज हो, पूर्वज है, वह क्या करता है, देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि कोई भी समाज अपने पूर्वज द्वारा निश्चित इन सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त। जैसे मान लिया कि आपकी शिक्षा आई कहाँ से, तो भाई शिक्षक पढ़ाए। उनकी कहाँ से आई, तो उनके शिक्षक पढ़ाए। तो वहाँ से पूर्वजों से आते आ रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शिक्षा जो है दर्शन को जीवित रखती है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। मूर्त, यहाँ पे मूर्त लिखिए, मूर्त है ना, मूर्त रूप। अब मूर्त रूप मतलब क्या होगा, बढ़िया से ध्यान से। मूर्त का मतलब कि जैसे देखिए, दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है कि नहीं? यानी मनुष्य जो है जीवन की व्याख्या करता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य निश्चित करता है और स्पष्ट करता है कि जो उद्देश्य होता है मनुष्य के, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है, वो दिमाग में आ जाता है जिसके हम द्वारा निश्चित उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही कहा गया कि मूर्त रूप देती है। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। नई समस्या मतलब क्या है? मनुष्य एक गतिशील और प्रगतिशील प्राणी है। गतिशील भी है और प्रगतिशील भी है। यानी इस विकास में नई नई मार्ग में बाधाएं जो आती है, नई नई समस्या आती है, वो सब इन समस्याओं को झेल कर नया कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि नई समस्याओं से कुछ परिचित कराती है। इसलिए हम दर्शन, शिक्षा दर्शन से संबंध है, यानी शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव है। ठीक है, तो किस 4 पॉइंट ये है, 4 पॉइंट उसमें था, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम लोग जानकारी ले लेते हैं। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितना हो, है ना? ठीक है, कोशिश करेंगे तो ज़्यादा हो। ठीक है, थैंक यू।